ये टॉपिक, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो मैंने कल कराया था उसके बाद का ये टॉपिक है समाज की भारतीय संकल्पना। कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें ये पहला ही टॉपिक है वैसे देखा जाए, है ना। समाजशास्त्र की अवधारणा तो खैर वो हेडिंग दी गई है, यूनिट है वो, लेकिन उसका क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। देखिए, समाज की अगर हम बात करें, समाज सबसे इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि उसका नाम ही समाज शास्त्र है ना। समाज शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है समाज, सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि इसमें समाज का अध्ययन करते हैं, समाज की जो अंतःक्रिया है, समाज में जो अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज। लेकिन समाज को यहाँ पर किस संदर्भ में हमें पढ़ना है? भारतीय संदर्भ में समाज को पढ़ना है, ये आपको इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। लेकिन समाज का जो समाजशास्त्रीय स्वरूप है वो भी आपको जानना जरूरी है स्टार्टिंग में, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। आपके सिलेबस में समुदाय है, संस्था है, समिति है, संघ है, ये दिए गए आगे, लेकिन समाज करके ऐसा पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, समाज का पर्टिकुलर उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे लिखा है समाज की भारतीय संकल्पना। लेकिन फिर भी समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज क्या है वो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, कभी 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। समाज का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण या समाज की समाज शास्त्रीय संकल्पना, ये समाज की भारतीय संकल्पना है, लेकिन हमें समाज की समाज शास्त्रीय संकल्पना भी पढ़ना जरूरी है। एक्चुअल में समाजशास्त्र में समाज किसको कहा जाता है, समाज को क्या कहते हैं, समाज की डेफिनेशन क्या है, वो आपको समझना। देखो यहाँ पे लिखा है समान जो अर्थ है उसमें समाज को क्या कहते हैं? व्यक्तियों का समूह है ना। केवल व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम समाज कह देते हैं, ये सामान्य बोलचाल की भाषा है। सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है। जैसे किसी भी संगठित असंगठित समूह को हम बोल देते हैं समाज है, जैसे हिंदू समाज है, जैन समाज है, ब्रह्म समाज है, इनको हम समाज बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से सही नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह न हो करके सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंधों में यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है यौन संबंध, रक्त संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध। ये क्यों करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें करना होता है ना। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे संबंध स्थापित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और इन्हीं को जो है समाज की संज्ञा दी जाती है। ये समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के उससे हम इसको मानते हैं, है ना। तो आ गया समझ में। अगर आपको 2 नंबर में समाज का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? समाज व्यक्तियों का समूह ना हो करके सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था। इसमें अमूर्त वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूर्त का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता, हम देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे समुदाय है, तो समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं मूर्त। आपके सिलेबस में समुदाय करके टॉपिक दिया गया कम्युनिटी, तो कम्युनिटी को मूर्त व्यवस्था बोला जाता है। लेकिन समाज क्या है? समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, है ना, इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये समाज जो है ये महसूस करने की व्यवस्था है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में। समाज की डेफिनेशन आपको अगर पूछी जाती है तो आप ये लिखेंगे, समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। ये बस 2 नंबर के हिसाब से ये आपको लिखना है ना। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, क्या है? सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी क्रियाकलाप करता है, बहुत सारी अंतःक्रिया करता है, तो उसके लिए जो है संबंध स्थापित करता है। उन सभी संबंधों की व्यवस्था को हम जो है समाज की संज्ञा देते हैं। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मैकाइवर तथा पेज की,
ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मैकावर तथा पेज की कही जाती है। उन्होंने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेब। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये जो है मैकावर पेज की डेफिनेशन है। अगर आपको समाज का अर्थ लिखने को पूछा जाता है तो ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगी, क्योंकि वो देखेगा कि ये डेफिनेशन इसने लिखी है कि नहीं लिखी है। ये जो है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है ना, जो उसका आंसर होता है, मॉडल आंसर होता है, तो उस मॉडल आंसर में ये जरूर वहाँ पर लिखी रहती है समाज की डेफिनेशन के अंतर्गत। तो आगे समझ ये समाज की समाजशास्त्रीय संकल्पना है। वैसे ये यहाँ पर भारतीय लिखी है, लेकिन अब इसको हम ऐसा लिख देंगे कि समाज शास्त्रीय संकल्पना है, ये जो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? इसको हटा दूं मैं, आगे बढ़े। समाज शास्त्रीय संकल्पना है, यहाँ पर मैंने बताई है, इसमें एक डेफिनेशन आपको मैंने बताई हुई है। यहाँ क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं समाज की भारतीय संकल्पना की। भारतीय संदर्भ में समाज क्या है? देखो, ये है समाज की भारतीय संकल्पना। भारतीय समाज की विशेषताएं भी हम इसमें जानेंगे। ये जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये आपको संस्कृति के अंतर्गत भी पढ़ना है। संस्कृति की विशेषताएं जो है वही समाज की विशेषताएं। समाज तथा संस्कृति दोनों घुले मिले हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। संस्कृति, कहीं संस्कृति ब्रॉड होती है, कहीं समाज ब्रॉड होता है। अलग अलग विचारकों के अपने अपने अलग अलग मत है इसके संदर्भ में, लेकिन दोनों मिक्स हैं। समाज और संस्कृति दोनों का मिक्सअप है। तो संस्कृति की जो विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अलग से एक टॉपिक है, पहले भी टॉपिक था, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर जो है समाज की विशेषताएं भी हमें पढ़ना है ना। हमारा जो समाज है विश्व के समाजों में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे जटिल माना जाता है, सबसे समृद्ध माना जाता है ना। विश्व के सभी समाजों में भारतीय समाज सबसे प्राचीन है, सबसे जटिल है, सबसे समृद्ध है। यहाँ पर जो है अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, पर्व हैं, नृत्य हैं, है ना। लेकिन उनमें कहीं न कहीं एकता है। इसी को हम कहते हैं अनेकता में एकता। ये एक अलग से आपके टॉपिक भी दिया हुआ है, और मेरा जो नोट्स है सोशियोलॉजी का, उसमें अनेकता में एकता भारत की एक विशेष विशेषता है। ये मैंने अलग से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बहुत से बच्चों के पास नोट्स होगा सोशियोलॉजी का, उसमें जो है मैंने एक क्वेश्चन बना करके उसको एक्सप्लेन किया है कि भारत में विविधता में एकता है क्यों। ये विंसेंट ए स्मिथ का स्टेटमेंट भी है। विंसेंट ए स्मिथ ने कहा है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें विविधता में एकता का विशेष लक्षण है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, अनेकताएं हैं। अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनके पर्व हैं, त्यौहार, भाषा सब अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कुछ एकताएं हैं। एकताएं क्या हैं? जैसे मोक्ष प्राप्ति का विश्वास है ना। सभी का ये मानना है कि व्यक्ति को लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, और आतिथ्य सत्कार है, बड़ों का सम्मान है, छोटों के प्रति स्नेह है, ये सभी में जो है इस तरह की विद्यमानता होती है। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता पाई जाती है। ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है। कभी आपको यही क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो 10 नंबर में जो हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी होना चाहिए। मैं बीच बीच में आप लोगों को इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, हम कैसे उसको लिख सकते हैं, वो मैं सिखाता जाऊंगा कि किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। और ये आपको जो है निबंध के पेपर में बहुत काम आएगा, है ना। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, उसके क्या तरीके होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है। किसी चीज़ को जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके इतिहास से स्टार्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे लाते लाते उसको वर्तमान में छोड़ देते हैं। यानी कंक्लूजन जो हमारा होना चाहिए कैसा होना चाहिए?
वर्तमान संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह का जो आंसर होता है वो काफी इंप्रेसिव होता है। आवाज आ रही भी आगे पीछे आ रही है सभी को, है ना? मेरा गला एक्चुअली खराब है, वो माइक इसलिए लगाया कि वो फिर उसमें आवाज आती है रिकॉर्डिंग में, इसलिए माइक नहीं लगाया था। आवाज नहीं आया तो आप बता देना। तो आया समझ में? हमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करनी होती है, और इंट्रोडक्शन ज़्यादातर इतिहास से स्टार्ट होता है, और कंक्लूजन जो होता है वो करंट से जुड़ा होता है। तो इतिहास से हम स्टार्ट करते हुए हमें अपने आंसर को करंट तक लाना होता है, करंट अफेयर से उसको जोड़ देना होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग मैंने बताई है, और इसके आगे इसकी फिर विशेषताएं हैं जो संस्कृति के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। इसको मैंने अलग तरीके से थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है, अलग अलग आधारों पर जो है ये विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये सब संस्कृति के अंतर्गत भी आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें से, है ना? भारतीय समाज की भारतीय संकल्पना के अंतर्गत आपको ये बताना है ना? हमारा जो समाज है उस समाज में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये विद्यमानता हैं, उसमें धर्म की प्रधानता होती है, अध्यात्मवाद है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको आगे पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। जैसे पुरुषार्थ है, ये एक विशेषता है, लेकिन अलग से एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत ये जो है बीच में इसका भी उल्लेख आता है। ऋण तथा यज्ञ इनका भी उल्लेख आता है ना? पढ़ चुके हैं वैसे आप लोग। पंच महायज्ञ हैं, पंच ऋण है ना? 5 जो ऋण होते हैं व्यक्तियों के ऊपर, हमारे ऊपर, उन ऋणों को दूर करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। 5 यज्ञ हैं, 5 ऋण हैं। संस्कार 16 संस्कार हैं, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। सर्वधर्म समभाव या धर्म निरपेक्षता, है ना? सेकुलरिज्म हो गया। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ना है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ज्वाइंट फैमिली अलग से टॉपिक दिया गया, ये भी अलग से टॉपिक दिए गए हैं। सहिष्णुता, टॉलरेंस हो गया। समन्वयवादिता है ये, एक्चुअली थोड़ा सा, है ना? समन्वयवादिता का मतलब होता है कि जो भौतिकवाद है और आध्यात्मवाद है इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना, यानी हमारे यहाँ पर जो है भौतिकवादी प्रवृत्ति भी है और आध्यात्मवादी बातें भी हैं, दोनों को मिला दिया गया है। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि अगर हम पश्चिम से भौतिकवाद को ले लें और पूरब से आध्यात्मवाद को ले लें, दोनों के तत्वों को जो है हम मिला दें, यानी दोनों के तत्वों को हम आत्मसात कर लें, तो हमें जो है अत्यधिक सांसारिक सुखी होगी। तो इस तरह से बात विवेकानंद कहते हैं। तो ये समन्वयवादिता के अंतर्गत ही चीज आती है। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है कि जो भी व्यवस्था चल रही है उसके प्रति अनुकूलन होना, उसको हम जो है आत्मसात कर लेते हैं, है ना? उसमें घुल मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं अनुकूलनशीलता। प्राचीनता और स्थायित्व है ना? और विविधता में एकता में आप लोगों को बता ही चुका हूं, जो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको संस्कृति की विशेषताओं में भी लिखना है, और ये सब मैं नोट्स में बता चुका हूं, और आपको ये सब मेरे ख्याल से पता होगा। सब लोग मेंस दिए होंगे यहाँ पर, तो ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे। इनको आगे ज़्यादा डिटेल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं है ना? सारी चीज़ें पता है सबको इनमें से, पढ़ी हुई चीज़ें आप लोगों की है, और यही चीज़ें संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत भी आप पढ़ेंगे, पाएंगे। हटा दो इसको, हो गया। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तो थोड़ा इधर उधर की बातें हुई, अब मेन जो टॉपिक है वो अब आएगा, फैमिली, परिवार, है ना? आगे बढ़े, हो गया सभी का, है ना? तो मैंने ये बताई है जो समाज है उसकी भारतीय संकल्पना, यानी हम समाज को भारत में किस नजरिए से देखते हैं, भारत में किस तरह का समाज है, वो मैंने अभी बताया है। जो हेडिंग में दिया हुआ है वो हेडिंग है, ठीक है? फिर उसके अंतर्गत सब टॉपिक्स दिए गए हैं। उसमें आगे दिया हुआ है कुटुंब, मैंने कल परिवार पूरा आपका सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें पहला टॉपिक आता है कुटुंब, जिसको इंग्लिश में लिखा है ज्वाइंट फैमिली, ये मैंने बताया था, वैसे आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो फैमिली के अंतर्गत आता है। तो हम जो है फैमिली को सबसे पहले समझेंगे, फिर आएंगे ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है? फैमिली जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली फैमिली जो टॉपिक है बहुत बड़ा है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि फैमिली यानी परिवार में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका अर्थ हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी विशेषताएं हम जानेंगे, विशेषताएं या लक्षण, फीचर्स, या इसकी प्रकृति भी हम कह सकते हैं इसको, अर्थ, परिभाषा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है इसके उद्देश्य, पर्पज, प्रकार, फंक्शंस। देखो प्रकार और प्रकार में अंतर है। प्रकार यानी टाइप्स, प्रकार मतलब फंक्शन, या इसको हम कार भी, सिंपल लैंग्वेज में कार भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, वर्ड जो है प्रकार भी कभी कभी लिख देते हैं तो बच्चे क्या समझ लेते हैं, प्रकार, है ना। तो ये प्रकार है जिसको हम कहते हैं फंक्शंस, और एक होता है प्रकार जिसको टाइप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे है प्रकार, टाइप्स, ठीक है, अलग अलग टाइप से। इसी में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव, ठीक है। परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव, है ना। क्योंकि ये आपकी मेरे ख्याल से कौन सी यूनिट है, चौथी यूनिट में दिया गया है ना। ये जो टॉपिक है जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपकी चौथी यूनिट में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पूरा परिवार एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। चौथी यूनिट में अलग से तो पढ़ेंगे नहीं, जहां जहां परिवार दिया है आपके सिलेबस में उसको इकट्ठा करके एक साथ परिवार को हम निपटाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये यहाँ तक। फिर संयुक्त परिवार के बारे में अलग चर्चा करेंगे, है ना, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा वो पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये है परिवार से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। परिवार की समाज शास्त्रीय अवधारणा हमें पढ़ना है। समाज शास्त्र में परिवार क्या है, कि सामान्य बोलचाल की भाषा में परिवार अलग है, लेकिन सोशियोलॉजी में परिवार अलग है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, तो ये जो है विवाह परिवार की श्रेणी में इनको नहीं रखा गया है सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से। अब हम उस पर बात करेंगे। ये नए मुद्दे हैं, परिवार के विवाह के नए मुद्दे क्या हैं, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं जिस पर अभी बहस चल रही है, ठीक है। तो उस पर हम बहस करेंगे कि क्यों नहीं है ये, इनको क्यों विवाह परिवार में श्रेणी में नहीं रखा गया है, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप, उस पर हम बात आगे करने वाले हैं। तो इसका जो अर्थ है, एक्चुअली परिवार जो है, परिवार को हम कैसे लिखेंगे, अगर परिवार आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो परिवार की स्टार्टिंग जो है आप कैसे करेंगे, है ना। जो परिवार होता है वो विवाह का परिणाम है ना, ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। विवाह का परिणाम होता है परिवार, और परिवार का परिणाम होता है नातेदारी, ठीक है ना। तीनों रिलेटेड हैं। पहले विवाह, और विवाह के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिवार बनते हैं, और परिवारों के जो सदस्य होते हैं उनमें जो नाते बनते हैं उसी को हम कहते हैं नातेदारी, रिश्तेदारी, किनशिप, ठीक है। तो परिवार विवाह का परिणाम है। मानव द्वारा आविष्कृत, जैसे स्टार्ट कर, मानव द्वारा आविष्कृत, निर्मित, विकसित विभिन्न संस्थाओं में परिवार सबसे सार्वभौमिक तथा आधारभूत सामाजिक संस्था है। ऐसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कई बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे 2-3 मेंस लिख चुके होंगे, लेकिन हो सकता है उनको इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आ रहा हो,
और इस वजह से कई उनका सिलेक्शन रुक रहा हो, क्योंकि मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं सिलेक्शन रुकने के, एक फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मेरे पास बच्चे रोज ही अभी आ रहे हैं, जब से 2021 का रिजल्ट आया उसमें कई बच्चे आए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 बार मेंस हमने लिख दिया 3 बार हमने मेंस लिख दिया, 2 बार लिख दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई लोगों ने मुझे कॉपी भी दिखाई लिखी हुई, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोचिंग की है और टेस्ट सीरीज अटेंड की है, तो उन्होंने लिख करके बताई मुझे। तो मैंने देखा कि बहुत मतलब इंट्रोडक्शन बहुत पुअर रहता है बच्चों का, लिख ही नहीं पाते हैं, कंक्लूजन होता ही नहीं, कंक्लूजन लिखते ही नहीं कई बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि मौलिकता नहीं रहती आंसर में। आंसर में मौलिकता कहाँ से आती है? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से आती है, क्योंकि बीच का मैटर तो आपको वही लिखना है। भाई परिवार के प्रकार पूछे गए हैं, परिवार के लक्षण पूछे गए हैं, तो आप तो वही लिखेंगे ना। विवाह के लक्षण तो लिखेंगे नहीं, नातेदारी के लक्षण तो लिखेंगे नहीं, है ना, आप परिवार के ही लक्षण लिखेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है उसमें मौलिकता होती है, वो खुद का होता है, तो वो आपको विकसित करना है, डेवलप करना है, और उसके कुछ नंबर रहते हैं, और उसका नंबर तो रहते ही है, साथ साथ उसका इम्प्रेशन भी आगे पड़ता है, आगे क्वेश्चंस में पड़ता है। वो जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाता है कि इसमें कुछ बात है दम है, तो उसके हिसाब से वो नंबर आगे देता है ना। तो हमें इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका सीखना है, विकसित करना है। मैंने आपको अभी बताया इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। परिवार विवाह का परिणाम है, ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। परिवार विवाह का परिणाम है, मानव द्वारा आविष्कृत, विकसित तथा निर्मित विभिन्न संस्थाओं में परिवार सबसे आधारभूत तथा सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, जो संस्कृति के प्रत्येक स्तर पर विद्यमान रहा है। बस हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें आप देखना तारतम्यता कितनी है। आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, उसमें इंट्रोडक्शन आपने देखे होंगे कि किस तरह के इंट्रोडक्शन मैंने लिखे हैं, और वो इंट्रोडक्शन मेरे खुद के हैं। कहीं से आप ऐसे नहीं आप देखेंगे कि सर ने यहाँ से उठा लिया इसको, मैंने खुद इंट्रोडक्शन बनाए हैं, खुद बना करके इंट्रोडक्शन आपको लिखे। अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन ये बोला है, ये खुद बनाया है मैंने, कि ऐसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे आप भी सीख सकते हैं, कोई ये टेक्निकल बात नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाना है कि उसको सीखना पड़ेगा, ये डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, आप अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो ये परिभाषा नहीं है, इंट्रोडक्शन है। हाँ, मैंने बोला है कि परिवार विवाह का परिणाम है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। परिवार विवाह का परिणाम है, मानव द्वारा आविष्कृत, विकसित तथा निर्मित विभिन्न संस्थाओं में, मानव द्वारा आविष्कृत, निर्मित तथा विकसित विभिन्न संस्थाओं में परिवार सबसे आधारभूत एवं सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, जो संस्कृति के प्रत्येक स्तर पर विद्यमान रहा है। अब आप देखो इसमें तारतम्यता कितनी अच्छी है, शब्दों का चयन कैसा है, क्योंकि कई बार आप पढ़ते होंगे बुक्स बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, उसमें ऊपर का मैटर कुछ रहता है, नीचे कुछ रहता है, उसमें कोई तालमेल ही नहीं है, तो मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में। जब खुद को नहीं आता है मज़ा, तो अब चेक करने वाले को कैसे मज़ा आएगा, है ना। तो मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा तो वो नंबर देगा, पढ़ेगा आपका मैटर। इतना आपने लिख दिया तो वो उसको इंटरेस्ट जग जाएगा, यार ये तो अच्छा लिखने वाला है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है, शैली अच्छी है, तो आपका पूरा आंसर पढ़ेगा और आपने अच्छा लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कई बार ये होता है कि वो बगैर मन से पढ़ते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपने स्टार्टिंग बहुत ऐसी लिखी है, बहुत लोअर लिखी है, तो वो बगैर मन से पढ़ते हैं, बगैर मन से नंबर दे देते हैं, इसलिए मार्किंग कम होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परिवार के अर्थ की। देखिए परिवार जो है अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है फैमिली, ये लैटिन शब्द फैमुलस है ना, ये लिखा है फैमुलस से बना है। देखिए हम किसी का अर्थ जब लिखते हैं तो वो अर्थ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके शब्द से स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा
अर्थ लिखने का तरीका यही है। ये अर्थ आप जो है 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में लिखेंगे। अगर आपको 2 नंबर में पूछते हैं तो 2 नंबर में तो आपको ये जो लिखा है ये लिखना है, 2 नंबर में ये नहीं लिखना है, ये आपको 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में ही यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है फैमिलस से बना है, जिससे एक ऐसे समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर और दास हों। ये जो है इसकी शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि परिवार का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ लिखिए 2 नंबर में, है ना, ऐसा भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि परिवार का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ बताइए या लिखिए, तो आपको ये बताना और इसमें आपको एमलर का उल्लेख जरूर करना है, क्योंकि ये जो अर्थ बताया है ये एमलर द्वारा बताया गया है। आई बात समझ में? और उनकी बुक का उल्लेख हम कर देंगे, है ना, बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ये जो है उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने इस तरह का मीनिंग बताया है जिसका उल्लेख यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ऊपर एमलर ने किया है, ऐसा है ना। शाब्दिक दृष्टि से परिवार का अर्थ किसके द्वारा बताया गया? तो एमलर द्वारा बताया गया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। और क्या अर्थ बताया है? तो ये लिखा हुआ है। ये एक 2 नंबर का आंसर आपका तैयार हो गया फैमिली का, और यही आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब इसका व्यापक अर्थ है, ये तो शाब्दिक दृष्टि से अर्थ हो गया। परिवार का व्यापक अर्थ समझाइए, तो आपको व्यापक अर्थ ये बताना है। परिवार स्त्री पुरुष के यौन संबंधों द्वारा संगठित एक स्थायी सामाजिक समूह है ना। इसमें एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, इसको एक एक वर्ड को हम आगे पढ़ेंगे। एक स्थायी यौन संबंधों द्वारा संगठित एक स्थायी सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता तथा उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं और जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये चीजें परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक चीज और समझने की है, एक वर्ड आता है गृहस्थ, इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड। गृहस्थ को इंग्लिश में हाउस होल्ड बोला जाता है। तो गृहस्थ और परिवार में अंतर है। कहीं कहीं केवल पति पत्नी को मिलाकर ही कह देते हैं परिवार, जो समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से सही नहीं है। पति पत्नी को मिलाकर के परिवार नहीं कहा जाता है, उसको हम कहते हैं गृहस्थ। ठीक है ना, पति एवं पत्नी मिलकर के क्या कहलाते हैं? गृहस्थ, यानी हाउस होल्ड कहलाते हैं। जब इनकी संतानें हो जाती हैं तभी हम उसको परिवार सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से बोलते हैं। ये आपको समझ लेना है ना। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से आया समझ में? समाजशास्त्र के दृष्टिकोण में मान लीजिए जैसे अब पति पत्नी है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो उसको समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से परिवार नहीं बोल सकते। वो बच्चा अगर गोद ले लेंगे तो परिवार बन जाएगा, गोद लिया हुआ बच्चा भी परिवार कहलाता है। आया समझ में? लेकिन अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो उनको कहा जाएगा गृहस्थ, ना कि परिवार। ये सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना है, इंपॉर्टेंट बात। तो यहां तक क्लियर हो गया। परिवार किसको हम बोलेंगे? परिवार माता पिता और उनकी संतानें, है ना। फिर परिवार के अलग अलग रूप हैं। संख्या के दृष्टिकोण से एकल परिवार होता है, फिर संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। विस्तृत परिवार में एकल परिवार संयुक्त परिवार सब मिक्स होकर के रहते हैं। तो वो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है कि परिवार में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो माता पिता तथा उनकी संतानें परिवार में सम्मिलित होती हैं। इसको हटा दूं, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, गृहस्थ गृहस्थी मतलब गृहस्थ जो व्यक्ति हो गया, और वो जो रहते हैं एक साथ उसको गृहस्थी बोलते हैं। गृहस्थ जो है वो व्यक्ति मतलब माता पिता या पति पत्नी वो गृहस्थ हैं, और उनको मिलाकर के जो काम करते हैं आपस में उसको गृहस्थी बोलते हैं। घर गृहस्थी बोलते हैं ना, घर गृहस्थी।
तो उसी से जुड़ा हुआ वर्ड है वो गृहस्थी। हाँ, अब इसके बाद आता है मैकआइवर तथा पेज की डेफिनेशन। अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं लोगों द्वारा, जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो उसमें सबसे जो अच्छी डेफिनेशन बताई गई है वो मैकआइवर तथा पेज की बताई गई है, क्योंकि इसमें जो आधारभूत तत्व हैं परिवार के, उनको उन्होंने अपने डेफिनेशन में सम्मिलित किया है। और वो तत्व क्या है? एक तो उन्होंने बताया है कि स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने इसके मौलिक आधार लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। यानी इनको मिलाकर के हम परिवार बोलते हैं। मतलब एक परिवार में ये 5 तत्व होना जरूरी होता है, तभी हम उसको परिवार कहेंगे सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से। और चूंकि मैकआइवर तथा पेज द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये 3 तत्व, मौलिक तत्व जो है विद्यमान है, इसलिए सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मानी गई है वो मैकआइवर पेज की मानी गई है। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछे, टफ क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है जितने भी विद्वानों द्वारा परिभाषाएं परिवार की दी गई हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, उनमें सबसे अच्छी, सबसे प्रामाणिक डेफिनेशन, सबसे व्यापक डेफिनेशन, सबसे पूर्ण जो परिभाषा है वो है मैकआइवर पेज की, क्योंकि इसमें मूलभूत बातें परिवार की बताई गई हैं, है ना। इसमें पति पत्नी के बीच यौन संबंध, इसमें एक्चुअली पहला ये आएगा, पहला पॉइंट ये आएगा। मैंने उसमें चेंज करवाया तो पता नहीं इसमें चेंज नहीं हुआ है। पहला पॉइंट ये आएगा ना, ये दूसरा पॉइंट होगा, अभी पता नहीं पीपीटी में चेंज कराया था पर इसमें पता नहीं वही कैसे आ गया। पति पत्नी को संबंधित करने की वैवाहिक व्यवस्था सबसे पहले आएगी, फिर दूसरे पॉइंट में आएगी पति पत्नी के बीच यौन संबंध, उसके परिणाम स्वरूप फिर संतानोत्पत्ति होती है, फिर पालन पोषण की व्यवस्था होती है ना। इसी से आगे समाजीकरण, इसको कहते हैं समाजीकरण की व्यवस्था, है ना। फिर वंश नाम के आधार पर नामकरण होता है और समान आवास व्यवस्था होती है ना। तो ये 5 तत्व जो है परिवार में समाहित होते हैं और इन 5 तत्वों के होने पर ही हम सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से परिवार कह सकते हैं। और जैसा मैंने बताया इसमें 3 बातें मैकआइवर पेज की डेफिनेशन में दी गई हैं, इसलिए इसको सबसे प्रामाणिक या सबसे व्यापक परिभाषा इनकी मानी गई है सभी में। ये तो ये एक यहां तक बात मैंने बता दी। अब हम थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे। परिवार अभी खत्म नहीं हुआ है ना, परिवार वैसे भी नहीं खत्म होता, तो चलता रहता है, ठीक है। ये आगे बढ़े, हो गया, ये यहां तक कंप्लीट हुआ, हो गया, हटा दूं। फिर आगे आते हैं परिवार के पक्ष। ये हैं परिवार के पक्ष, इसको मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। देखो, परिवार के 2 पक्ष हम बता सकते हैं, और अगर हम व्यापक रूप में परिवार को समझने का प्रयास करें तो संरचनात्मक पक्ष है और दूसरा है एक प्रकारात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल 2 पक्ष हैं। स्ट्रक्चरल मतलब इसके स्ट्रक्चर से है, परिवार का स्ट्रक्चर भी होता है, और इसका संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्ष मतलब इसके कार्यात्मक पक्ष भी होता है, इसका कार्य भी होता है, इसका पर्पज भी होता है ना। तो दोनों को मिलाकर के हम परिवार कहते हैं, है ना। परिवार के अंतर्गत 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष यानी इसका संगठन जो किससे मिलकर बनता है, माता पिता तथा उनकी संतानों से मिलकर के परिवार का संगठन बनता है, उसकी संरचना बनती है, ठीक है। इसमें फिर संबंध पाए जाते हैं, इसमें 2 तरह के संबंध पाए जाते हैं। इसको और हम अगर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के संबंध पाए जाते हैं। एक है यौन संबंध
और दूसरे हैं रक्त संबंध। है ना, इन्हीं संबंधों को हम नातेदारी बोलते हैं। किनसे बोलते हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, टॉपिक दिया हुआ है 2 जगह इसका उल्लेख। यौन संबंध किसके बीच है, पति पत्नी के बीच है। पति पत्नी के बीच जो है यौन संबंध है। रक्त संबंध किसके बीच है, माता पिता, संतान और भाई बहन। है ना, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, है ना, इनके बीच क्या है, रक्त संबंध है। तो यहां पर उसका उल्लेख कर सकते हैं इस टाइप से, माता पिता तथा संतान। पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना। और फिर भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, है ना। तो ये रक्त संबंध हो गए। इन सभी को मिलाकर के इसकी संरचना बनती है, इसका संगठन बनता है। इसको हम कहते हैं संरचनात्मक पक्ष। ठीक है, स्ट्रक्चर। प्रकारात्मक पक्ष मतलब कार्य। इसके कुछ कार्य हैं, इसलिए इसकी स्थापना हुई है ना। परिवार आज क्यों बना हुआ है, एक्चुअली इसकी व्याख्या रेड क्लिफ ब्राउन मेल्नोवस्की ने की है। प्रकारात्मक दृष्टि से समाज की, परिवार की जो व्याख्या की है वो रेड क्लिफ ब्राउन तथा मेल्नोवस्की द्वारा की गई है। परिवार क्यों विद्यमान है, कोई भी व्यवस्था है, संस्कृति है, समाज है, परिवार है, विवाह है, आज क्यों विद्यमान है। इतनी पुरानी जो व्यवस्था है, पुरानी जो संस्थाएं हैं, वो आज क्यों विद्यमान है, क्योंकि उसका कोई ना कोई कार्य है, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है। इसी को हम कहते हैं प्रकार्यात्मक पक्ष, है ना। हर व्यवस्था जो आज विद्यमान है उसका कोई ना कोई कार्य है, उसकी समाज में कोई न कोई उपयोगिता है, इसलिए आज वो बनी हुई है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, नहीं तो खत्म हो जाती, है ना। ऐसी व्यवस्था जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, तो कब की खत्म हो जाती। ठीक है, तो आज इसकी जो विद्यमानता है वो इसीलिए है क्योंकि उसका कोई कार्य है, उद्देश्य है, पर्पज है, निश्चित उद्देश्य है। तो इसके लिए जो है इसमें उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से आप उद्देश्य के पॉइंट निकाल सकते हैं। आपको 2 नंबर में जो है परिवार के उद्देश्य पूछ सकता है ना। तो परिवार के उद्देश्य में क्या क्या आएगा, परिवार के उद्देश्य में आएगा यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति। यौन संबंध स्थापित करना, उसकी स्वीकृति, ये इसमें उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, है ना। यहाँ पर हम इसके उद्देश्य लिख सकते हैं। यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है विवाह के द्वारा, और इसके बाद फिर व्यक्ति जो है यौन संबंध स्थापित कर सकता है। फिर संतानोत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति के लिए जो है लोग विवाह करते हैं, परिवार बसाते हैं। फिर बच्चे का पालन पोषण है, समाजीकरण है, शिक्षण प्रशिक्षण है। फिर सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक संरक्षण। तो ये जो है परिवार के उद्देश्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें मेन है, वैसे तो और बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन 2-3 पॉइंट मेन है इसमें परिवार के उद्देश्य में। एक तो यौन संतुष्टि, सबसे मेन चीज आती है यौन संतुष्टि। इसके बाद आता है संतानोत्पत्ति, यौन संतुष्टि, यहां पर मैं लिख देता हूं। संतानोत्पत्ति, पालन पोषण, सामाजीकरण, है ना, ये मेन है। फिर एक मैंने और पॉइंट बताया है सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक संरक्षण। परिवार में रह करके व्यक्ति को संरक्षण भी मिलता है। तो परिवार
के जो उद्देश्य हैं उसमें यौन संतुष्टि आती है, संतान उत्पत्ति है, पालन पोषण है, समाजीकरण है, सामाजिक मानसिक आर्थिक संरक्षण भी इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए परिवार बना हुआ है, ये परिवार का प्रकारात्मक या फंक्शनल पक्ष है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई परिवार को लेकर के। फिर मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, जो पहले भी बताया है कि विवाह होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप परिवार बसता है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं, तो क्या होती है, नातेदारी विकसित होती है ना। तो ये एक दूसरे के परिणाम हैं। सबसे पहले आता है विवाह। ये आपके सिलेबस में पहले था वैसे, और अभी एग्जाम में बहिर्विवाह क्वेश्चन भी आया है, बहिर्विवाह करके क्वेश्चन आया ना इस बार। तो विवाह वैसे होता है वी और वहन, दो से बना है। वी यानी विशिष्ट प्रकार से, और वहन मतलब ले जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया विशिष्ट रूप से ले जाना, मतलब एक पुरुष या महिला भी हो सकती है ना। एक पुरुष या महिला, जब महिला पुरुष को अपने घर ले जाती है, कैसे, विशेष प्रकार से, है ना, ढोल नगाड़े बजा के, है ना, डांस करते हुए जब ले जाया जाता है ना, किसी स्त्री को, पत्नी को, तो उसको कह देते हैं विवाह। ये विवाह का शाब्दिक अर्थ है ना। लेकिन विवाह का जो व्यापक अर्थ ये होता है कि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंधों की स्वीकृति प्राप्त होती है ना। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की जो स्वीकृति मिलती है वो विवाह के द्वारा मिलती है, बिना उसके ये चीज संभव नहीं है। अब मैं थोड़ा सा जो आधुनिक मुद्दे हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो विवाह का मतलब आ गया समझ में। विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त तरीके से या समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति मिल जाती है। मतलब उसके द्वारा ये स्वीकृति नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशनशिप और विवाह में क्या फर्क है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से लिव इन रिलेशनशिप को विवाह की संज्ञा नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसकी डेफिनेशन आपको समझना है। विवाह की डेफिनेशन आप अगर समझ गए तो आपको लिव इन रिलेशनशिप का मतलब भी समझ में आ जाएगा, वो कहाँ है और विवाह कहाँ है ना। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की जो सामाजिक स्वीकृति होती है, ऐसा जो तरीका होता है, ऐसी जो व्यवस्था होती है, उसको हम कहते हैं विवाह। और विवाह के बाद जो है, मैंने अभी बताया कि गृहस्थ बन जाता है व्यक्ति। जब विवाह हो जाता है तो गृहस्थ हो जाता है ना। पहले बैचलर होता है, फिर बैचलर पार्टी वगैरह होती हैं, है ना। गृहस्थ हो गए तो फिर वो बैचलर पार्टी खत्म हो जाती है ना। और उसी को गृहस्थी बोल देते हैं, है ना। उनकी जो व्यवस्था होती है गृहस्थ लोगों की, उसको बोलते हैं गृहस्थी, जैसे ने पूछा था। ठीक है, तो गृहस्थ हो गए, गृहस्थी हो गई। फिर जब उनकी संतानें होंगी तो फिर हो जाएगा परिवार बन जाएगा। और परिवार के जो सदस्य हैं, यानी माता पिता, उनकी संतानें, उनके बीच फिर उनके और जो रिलेटिव हैं, तो उनके बीच जो संबंध बन जाते हैं, नाते रिश्ते बन जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं नातेदारी या किनशिप। तो इस तरह की व्यवस्था है। अब हम बात कर रहे हैं कि दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो है लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्यादा अभी चल रहे हैं, जिनका उल्लेख यहाँ पर करना जरूरी है विवाह परिवार के टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आप सभी जानते ही हैं। एक्चुअली ये एक तरीके से परिवीक्षा विवाह जैसा है है ना। जनजातियों में विवाह जीवन साथी के चुनने के 8 तरीके बताए गए हैं। आप जब जनजातीय संदर्भ में विवाह पढ़ेंगे तो उसमें मैंने वैसे नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। विवाह साथी या जीवन साथी चुनने के 8 तरीके हैं, जनजातियों में प्रचलित हैं। तो उनमें एक विवाह का तरीका है परिवीक्षा विवाह, घोटू प्रथा बोलते हैं, है ना। हाँ, उसमें घोटू प्रथा आती है, सही है। तो परिवीक्षा विवाह
का ये आधुनिक रूप है। लिव इन रिलेशनशिप परिवीक्षा विवाह का आधुनिक रूप है। इसमें क्या होता है, जो स्त्री पुरुष हैं उनको कुछ समय तक जो है साथ में रहने का अवसर दिया जाता है ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, है ना। तो साथ रहते रहते अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन जम जाता है, यानी कनेक्शन फिट हो जाता है ना, तो फिर उनके बीच विवाह कर दिया जाता है। अगर कनेक्शन नहीं फिट हो पाया तो फिर वो अलग हो जाते हैं, कुछ हरजाना वगैरह भी दिया जाता है, घोटल प्रथा जैसे इसमें चलती है। तो उसी तरह का ये है लिव इन रिलेशनशिप, इसमें भी यही चीज होती है। लेकिन चूंकि ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगर इसके दौरान संतानें जन्म लेती हैं तो उनको परिवार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि विवाह ही नहीं है तो फिर विवाह ही नहीं हुआ तो परिवार फिर कैसा, क्योंकि विवाह होगा तभी तो परिवार बनेगा ना। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप क्वेश्चन आपको कभी पूछ सकता है, वर्तमान में प्रचलित लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न संतानों को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की संज्ञा दी जा सकती है क्या, समझाइए। ये नया क्वेश्चन है, देखो आया समझ में क्या क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में प्रचलित लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न संतानों को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की संज्ञा दी जा सकती है क्या, इत कथन मतलब व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सोचिए सर मजाक ही कर रहे हैं, तो मजाक नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, इसको पढ़ लेना। अभी मैंने जैसा बताया है, आपको तर्क देना पड़ेगा कि ये परिवार क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप विवाह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मान्यता समाज द्वारा उसको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है ना। जब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो विवाह नहीं होगा, और जब विवाह के बिना संतान होती है तो वो संतान पति पत्नी मिलकर के परिवार नहीं कहलाते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। इस तरीके से आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही समलैंगिकता की बात है। समलैंगिकता में जो है, अब इसमें तो खैर संतान होती नहीं है तो परिवार तो खैर सवाल ही नहीं है ना, लेकिन विवाह भी नहीं कहा जाता है, इसको विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष के बीच विवाह होता है ना, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री के बीच विवाह नहीं कहलाता है। ठीक है, इसलिए समलैंगिकता को विवाह की श्रेणी में नहीं रखते। परिवार तो होगा ही नहीं वैसे भी, पर यहाँ पर विवाह की बात हो रही है ना। समलैंगिकता विवाह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि समाजशास्त्र में जो विवाह होता है वो स्त्री तथा पुरुष के बीच होता है, ना कि स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष के बीच विवाह कहलाता है ना। इसलिए समलैंगिकता का जो मामला है इसको हम विवाह नहीं कर सकते हैं, परिवार नातेदारी तो खैर है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ तक मैंने आज ये कंप्लीट कराया है आप लोगों को। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, परिवार, क्या परिवार सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है? परिवार की सार्वभौमिकता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसमें अलग अलग विद्वानों द्वारा विचार दिए गए हैं। एक्चुअली अरस्तु कितने पुराने हैं, अरस्तु ने परिवार का जिक्र किया है, तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी व्यवस्था है। अरस्तु ने कहा है कि जो परिवार है वो व्यक्ति की प्राथमिक पाठशाला है, जो ये हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, व्यक्ति की प्राथमिक जो पाठशाला है वो जो है परिवार है, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला परिवार है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरस्तु ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि जो समुदाय है वो परिवारों का योग है ना, परिवारों का संघ है, यूनियन ऑफ फैमिली, कम्युनिटी इज यूनियन ऑफ फैमिली। ये भी अरस्तु का स्टेटमेंट है, मतलब इतनी पुरानी व्यवस्था है, जब से चली आ रही है। मेलिनोवस्की ने तो ये भी कहा है कि परिवार जो है पशुओं में भी होते हैं, मतलब पशु अवस्था से लेकर के आज तक जो है परिवार विद्यमान रहे हैं, मतलब व्यक्ति जो है पशुवत अवस्था से लेकर के परिवार को आया है, ऐसा मेलिनोवस्की का कहना है। रेड क्लब ब्राउन ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं रहा है जब परिवार विद्यमान नहीं हो, ये रेड क्लब ब्राउन का कहना है। मर्डाक एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने 250 समुदायों का अध्ययन किया है। तो ये आपको जो है इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या परिवार सार्वभौमिक है,
क्या परिवार सार्वभौमिक है, ये आपको 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अलग अलग विचारकों के विचार दे रहा है। मर्डाक, जैसे मैंने भी नाम लिया है, मर्डाक एक ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने 250 समुदायों का अध्ययन किया है। 250 समुदायों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी ऐसा समुदाय उनको नहीं मिला जहां पर परिवार विद्यमान ना रहा हो, सभी में परिवार विद्यमान था। ये मर्डाक का ऐसा कहना है। उन्होंने इस दिशा में बहुत व्यापक अध्ययन किया है परिवार के क्षेत्र में। तो ये आपको सार्वभौमिकता को लेकर के इस तरह से आंसर बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे नोट्स में डिटेल मिल जाएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट ही बता रहा हूँ। सारा डिटेल आपको जो है नोट्स में मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा नहीं सकते हैं क्योंकि समय नहीं है। लिखाने जाएंगे तो पता चला कि 1 साल लग जाएगा पूरा कराने में, है ना, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। अब आप देखो कि परिवार में कितनी चीज़ें हैं बताने को। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने कराया है और कल आगे हम इसमें बात करने वाले हैं परिवार के लक्षण, परिवार की विशेषताएं, इसके प्रकार, फिर इसके कार्य, फिर संयुक्त परिवार के बारे में डिटेल। ठीक है।